हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 से अध्याय 4 को, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। तो जो इससे पूर्ववर्ती राजा हुए, शासक हुए और जो इनके समान हुए, तो वो क्या हुए, छोटे छोटे वंशों में विभाजित थे और क्या हो रहे थे, जल्दी जल्दी टूटते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा समय तक का नहीं रह पाए थे। ठीक है, वहीं मुगल साम्राज्य की जब स्थापना होती है तो ये अपने साम्राज्य को बहुत बड़े लेवल तक का लेके जाते हैं और संपूर्ण महाद्वीप में, भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर, भारत और भारत से बाहर भी, ठीक है ना, तो अपने इस क्षेत्र को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो देखा ही होगा आपने, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री हमेशा ही क्या करते हैं, लाल किले की प्राचीर से पूरे राष्ट्र को क्या करते हैं, संबोधित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली में स्थित जो लाल किला है, ठीक है, यही है लाल किला। आगे देखते हैं, मुगल कौन थे। अब जानते हैं कि मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो माता की तरफ से चंगेज खान के वो क्या थे, उत्तराधिकारी थे। ठीक, कौन, मुगल। पिता की ओर से वे ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, जिसकी मृत्यु कब हुई थी, 1404 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो पिता की तरफ से ये लोग किसके उत्तराधिकारी थे, तैमूर के उत्तराधिकारी थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, है ना। तो मंगोल शासक चंगेज खान का उत्तराधिकारी कहलाना इनको पसंद नहीं था। किनको, मुगलों को। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। उसने बहुत लोगों को मृत्यु का घाट उतारा था, इस वजह से वो लोग चंगेज खान को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा करा था। ठीक है, तो तैमूर ने कब, 1398 में दिल्ली पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया ना कि जो माता की तरफ से थे वो चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की तरफ से ये लोग तैमूर के उत्तराधिकारी थे। चलिए आगे देखते हैं चित्र 2 को। यह है चित्र 2। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र, 1702 से 1712 तक। मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। कहने का मतलब लकड़दादा कौन होता है, पिता के परदादा को ही हम क्या कहते हैं, लकड़दादा कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अबू सैद, बाबर के दादा। तैमूर की बाईं और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर के परदादा, और उमर शेख, बाबर के पिता हैं। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। तो ठीक है, तो जो यहाँ पर चित्र 2 दे रखा है वो पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य के जो शासक करता थे उन सभी के बारे में दे रखा है। और तैमूर जो कि वो मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हुए वो अपने आप को किसका वंशज मानते थे, तैमूर का ही, तो उनका यहाँ पर चित्र दे रखा है। ठीक, आगे देखते हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, यह हमने ऊपर पढ़ दिया है। ठीक है, मुगल सैन्य अभियान। अब ये मुगल सैन्य अभियान क्या थे, इनको भी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है, फरगना का उत्तराधिकारी बन गया था। ठीक, तो उस टाइम पे उम्र कितनी थी बाबर की, केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण
उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है, मंगोल जो कि जिसका शासक कौन था, चंगेज खान था। ठीक है, उन्हीं की जो दूसरी सागा थी वो कौन थी, उज्बेकों का शासन था। ठीक है, तो इस वजह से भी ये लोग अपने आप को क्या नहीं मानते थे, उनका वंशज नहीं मानते थे चंगेज खान का। ठीक है, उज्बेकों की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो किस युद्ध के बाद वो दिल्ली का शासक बनता है, तो 1526 के युद्ध के बाद पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ, उसमें ये जीतता है और दिल्ली और आगरा पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। आगे देखते हैं। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगल और अहोम, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, सिक्को अध्याय 8 और 10 में पढ़ेंगे इनके बारे में, और मेवाड़ और मारवाड़, इनके बारे में हम अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? ठीक है, आगे अभी तालिका आएगी, उसको जरूर देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर इसको देखते हैं। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो बाबर द्वारा इसका इस्तेमाल किसका, आग्नेयास्त्रों का, कब किया गया, पानीपत की पहली लड़ाई में इसका प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर देखिए आप तोप देख सकते हैं, इनको आग्नेयास्त्र देख सकते हैं। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तालिका को देखते हैं जो युद्धों से रिलेटेड है। प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से 1523। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया था। ठीक है, पानीपत का युद्ध लड़ाया गया था किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीतता है। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। ठीक है, किसने, बाबर नहीं, 1527 में। 1588 में चंदेरी के राजपूत को भी हराया था। ठीक है, और 1529 में घग्गर का भी एक युद्ध हुआ था जहाँ पर अफगान सैनिकों को भी इसने क्या करा था, पराजित किया था। ठीक, आगे देखते हैं। अपनी मृत्यु से पहले, और 1530 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसकी एक अच्छी ट्रिक है, 1526, 27, 28 और 29। ठीक है, क्या है कि बाबर आता है कब, 1526 में। 1526 में पानीपत का युद्ध जीतता है। तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और मर गया। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। बाबर आया, बाबर आया, ठीक है, पानी पिया मतलब पानीपत, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, ठीक है, चंदा देखा मतलब चंदेरी का युद्ध, और घर गया मतलब घग्गर या घाघरा का युद्ध, और मर गया मतलब 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और मर गया। तो ये इसकी क्या है, एक ट्रिक है। ठीक है, बाबर के युद्ध को याद करने की। आगे हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 तक, जो हुमायूं इन शासन कालों में रहा था। ठीक, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेर खान और हुमायूं के बीच में। ठीक है, और 1540 में कन्नौज में, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज का युद्ध को। ठीक है, तो 1540 में भी शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। तो इस बीच जो हुआ ना, जो 1540 से लेकर के 1555 के बीच की जो वक्त था, वो टाइम पीरियड शेर खान ने यहाँ पर बिताया था। ठीक है, जैसे शेर शाह सूरी भी कहा गया बाद में। ठीक, आगे देखते हैं। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। कौन सी इमारत, जो यहाँ पर दिखा रखी है ये वाली, इस इमारत में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया।
उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। दूसरा, 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्होंने 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तीसरा, 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम को मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, आगे देखते हैं। जहांगीर, तो ये जहांगीर है। 1605 से 1627 तक इन्होंने शासन किया था। तो इनकी जो महत्वपूर्ण जो ये डेट हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक, जो ईयर है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। ठीक है, जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। ठीक है, क्योंकि जहांगीर का जो जितना शासन था वो कौन चलाती थी? कहते थे कि नूरजहां चलाने का कार्य करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। शाहजहां 1627 से 1658 तक दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्र के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। ठीक है, औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह को भी हरा देता है और साथ ही साथ वो शाहजहां को भी क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है और पूरा आगरा में कैद करके रख देता है, ताउम्र, जितनी भी उसकी ज़िंदगी बची होती है। आगे देखते हैं। औरंगजेब पहला 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों को की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजइयों और सिक्कों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसले में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, ठीक है, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिक्कों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध क्या होता है? शुरू होता है। और जो इसके बाद जो शासनकर्ता हुए मुगल साम्राज्य में, वो इतने ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाए। औरंगजेब तक का ही जो माने जाते हैं वो मुगल साम्राज्य के क्या माने जाते हैं? वास्तविक शासक माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे कौन? मुगल, कि बड़ा भाई ऐसे उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे
सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए, जो अभी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तालिका 1 में अपने अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठकर या सहदायाद? आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो राजपूत के साथ मुगलों की भी क्या हुई थी, शादियाँ हुई थी। ठीक है। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, तालिका 1 को देखा था हमने। ठीक है, वहाँ पर आपने देखा मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, जो कि अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, परंतु कईयों ने विरोध भी किया था। ठीक। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीरें के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। जो हमने तालिका 1 में देखा कि वहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम यह होता है कि वो अपने आप को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र शासक क्या कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। कौन? शिवाजी। ठीक है ना। उसके बाद शिवाजी कभी भी औरंगजेब की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, और लड़ते रहते हैं अंत तक। आगे देखते हैं मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। ठीक है, तो मनसब पद अकबर ने ही क्या करा था, शुरुआत करी थी। ठीक है, मनसब के पद की। तो नौकरशाह जो होते थे वो क्या कहलाए, मनसबदार कहलाए, जिनको अलग अलग पदों पे रखा जाता था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन एवं तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। तो देखिए कितने सही उन्होंने क्या बनाए थे, नियम बनाए थे, मनसब रखे थे, मनसबदारी की व्यवस्थाएं रखी थी। ठीक है, जो सैनिक होते थे वो अपने घोड़ों पे क्या लगवाते थे, मोहर वगैरह लगवाते होंगे, जिससे पता लग सके कि वो उसी सैनिक का क्या है, घोड़ा है, और ये पंजीकरण भी करवाते थे। ठीक है, तो इन्हीं कार्रवाई के बाद सैनिकों को क्या दिया जाता था, वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इक्ता मतलब जो भूमि होती थी। ठीक है, परंतु और भूमि के रखवाले क्या कहलाते थे, इक्तादार कहलाते थे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। ठीक, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। जब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार
जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो मनसब जो थे, जो जागीरदार थे, वो क्या करने लगे, फिर अपनी अपनी जो मांगे थी उनको ही उठाने लगे। ठीक है, जिसके वजह से औरंगजेब क्या कर पाया, इन परिवर्तनों को नियंत्रित नहीं कर पाया। ठीक है, अपने बस में नहीं कर पाया, जिसके वजह से किसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, किसानों को इसका खामियाजा क्या करना पड़ा, भुगतना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो किसान जिसको राजस्व वगैरह देते थे या कर्ज जो देते थे, वो किसको देते थे, जो कुलीन वर्ग होता था। ठीक है, जिसे जमींदार कहता था राजा। ठीक है, और जो जमींदार होते थे वो किसको देते थे, मुगल शासक के राज में उसको जमा करने का कार्य करते थे। ठीक है, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे डाली थी। ठीक है, आगे देखते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी, जिसको किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अबुल फजल कौन, अकबर के शासनकाल में उसका दरबारी कबीरा था। ठीक है, अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरे जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। ठीक है, तो आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है, विविध प्रकार की चीज़ें, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है अकबरनामा या आईने अकबरी किसके द्वारा रचित है, तो वो किसके द्वारा रचित है, अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा कितने जिल्दों में लिखी गई है, तो वो 3 जिल्दों में लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं अकबर की नीतियां, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर के निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और दरबार किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। तो सभी को क्या कर दिया गया था, अलग अलग सहयोग प्राप्त था, सभी को अलग अलग पद दिए गए थे अकबर के द्वारा, अकबर के शासनकाल में। सॉरी। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। आगे देखते हैं जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव क्या था। बताया था ना मैंने, जहांगीर के दरबार को जो चलाने का कार्य करता था वो कौन करती थी, नूरजहां ही करती थी। ठीक है, मेहरुनिस्सा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। ठीक है, मेहरुनिस्सा का ही नाम क्या है, नूरजहां है। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, तो और दूसरी ओर यह वाक्य कौन सा, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। रानी बेगम नूरजहां। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, ये दस्तावेज है
नूरजहां द्वारा जारी किया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है ये वाली। उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार, ये गोल मोहर है, शाहजहांगीर के प्रताप में से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, आगे देखते हैं। मतान्धता, ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। आगे देखते हैं। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। अब साम्राज्य की जो उनकी वफादारी थी, अब क्या हुई थी, जो निजी हित थे, खुद के लिए जो हित थे, उसके कारण क्या हो गई, कमजोर पड़ गई थी। अब क्या होने लगा, हल्के हल्के अब यहाँ से जो शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत बनती है। ठीक है ना, क्योंकि अब निजी हित चाह रहे थे ना, जो उसके जो जितने भी वफादार थे किसके, मुगल साम्राज्य के, वो अब अपना हित चाह रहे थे। तो मुगल साम्राज्य में क्या हो रहे थे, जो लोगों की जो वफादारी थी, अभिजातों की जो वफादारी थी, वो क्या हो रही थी, निजी हितों के कारण कमजोर पड़ती जा रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुएट, पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरतुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाने में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। यह अनुभव अकबर को सुलह और एक कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। ठीक है, अब सुलह कुल क्या था, उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज़्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया है। तो रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, अब देखते हैं सुलह ए कुल ये क्या था। ठीक है, सुलह कुल, अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरी अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया था। ठीक है, जो अकबर की सुलह कुल नीति थी वो शाहजहां ने भी और जो जहांगीर थे उन्होंने भी क्या करी थी, अपनाई थी, और जहांगीर ने इसका क्या करा है, वर्णन किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो शांति चाहते थे एक तरीके से। ठीक है ना, पूरे जितना भी उन्होंने राजकाज किया हुआ था। ठीक है, सुलह कुल मतलब सार्विक शांति, मतलब सभी जगह शांति के सिद्धांत पर चलने का कार्य करते थे। ठीक, आगे देखते हैं। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, कि मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी में क्या था और उसके बाद कैसा हुआ, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी।
शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। तो सोचिए 8000 में से केवल 445 ही मनसब पद थे जो उच्च घराने को दिए जाते थे। ठीक है, 8000 में से, तो कितनी असमानताएं हैं देखिए, है ना। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी राय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुएं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राटों के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। इनके बारे में जो हैदराबाद और अवध है ना, आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, आगे के अध्यायों में हम इनमें चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है अन्यत्र, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। राजा और रानियां देखते हैं। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानी थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल है। उसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पालन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कई ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1584 जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। ठीक है, तो ये समकालीन शासक थे किसके? अकबर के। अकबर के टाइम पे ही ये लोग भी कहीं और क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो आई होप आप इन लोगों के बारे में ज़रूर पता करेंगे। ठीक है, तो इतना कार्य मैं आप लोगों को सौंपता हूँ। ठीक, तो दोस्तों आज का ये चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, और अगर कोई भी आपको वीडियो में क्वेरी है या गलती लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको बताइएगा ताकि हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, और जो एनसीईआरटी जो मैं इस तरीके से रीड करके पढ़ा रहा हूँ आपको, तो एनसीईआरटी में पूरी सारी की सारी कहानी के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें समझाना इतना कोई मुझे लगता नहीं है कि बहुत विस्तार पूर्वक समझाया जाए, है ना। जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ आ रही हैं उनको मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इनमें क्या है
एनसीईआरटी को पूरा का पूरा कहानी के रूप में ही दिया गया है। आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो नोट्स आप खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, बनाते हुए चल सकते हैं इसके, ठीक है। बाकी ये एनसीईआरटी खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ अलग से नोट्स जो होंगे, जैसे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इस तरीके से नोट्स भी आपको क्या कराऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि इन्हीं बुक से निकाल करके, एक तरीके से कहते हैं ना निचोड़, उसको मैं दूंगा, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके चैप्टर्स को, सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में अच्छे से चीज़ों को समझा दिया जाएगा, ठीक है। वरना वीडियो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर इसी में विस्तार पूर्वक चर्चा कर दी जाए तो, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इसके अगले अध्याय में, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।